हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का पाठ है हमारा भाषा, व्याकरण और इनका महत्व। ईश्वर ने जब प्रकृति की रचना की तो उसने अनेक प्रकार के प्राणियों की रचना की। उनमें से मनुष्य ईश्वर की एक अनुपम कृति है। ईश्वर ने मनुष्य को सोचने समझने की शक्ति प्रदान की है। मनुष्य अपने चारों ओर की चीजों को देखता तथा महसूस करता है। मनुष्य अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए संकेतों, चिन्हों और विभिन्न प्रकार के हाव भावों का प्रयोग करता है। अर्थात भाषा एक ऐसा उपयुक्त साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। सार्थक एवं ठीक ठीक ध्वनियां भाषा को उपयुक्त आकार प्रदान करती है। सोचिए कि भाषा न होती तो क्या मनुष्य अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता था। मनुष्य को इस संसार का सबसे श्रेष्ठ प्राणी इसलिए समझा जाता है क्योंकि वह दूसरे मनुष्य के साथ अपने विचारों तथा मनोभावों का आदान प्रदान कर सकता है। आज हमारे सामने अपने पूर्वजों द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा है, जो हमें बताता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में क्या गलतियां की और कौन कौन सी महान उपलब्धियां हासिल की। यह सब उनका केवल भाषा के माध्यम से ही संभव हो पाया है। अर्थात भाषा अभिव्यक्ति का एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा एक मनुष्य अपने विचारों का दूसरे मनुष्य से आदान प्रदान करता है। भाषा मनुष्य द्वारा दो प्रकार से प्रयोग में लाई जाती है, मौखिक बोलकर या लिखित लिखकर। मौखिक भाषा यानी ओरल लैंग्वेज भाषा का वह रूप जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यह रूप भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप है। इसमें ढेरों गलतियां हो जाती है, परंतु यह सरल है क्योंकि मनुष्य इसका ज्ञान व्यवहारिक रूप से ही प्राप्त कर लेता है। इसके लिए उसे अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता। अब बात लिखित भाषा यानी कि रिटन लैंग्वेज की। भाषा को लिखकर अपने को अभिव्यक्त करने से तरीके को लिखित भाषा कहते हैं। यह मौखिक रूप की अपेक्षा कठिन होती है क्योंकि लिखित ज्ञान के लिए आपको व्याकरण, वर्तनी और साधारण लोकोक्तियों का भी प्रयोग आना चाहिए। इसके सीखने के लिए अधिक प्रयास भी करना पड़ता है। भाषा की अपनी कुछ विशेषताएं होती है जिनको जानना हमारे लिए बेहद उपयोगी होता है। जैसे क, यह अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। दूसरा, भाषा स्पष्ट एवं सार्थक ध्वनियों का मिश्रण होता है। अस्पष्ट एवं निरर्थक ध्वनियां इसका रूप परिवर्तन कर इसके महत्व को समाप्त कर देती है। तीसरा है, मनुष्य ही संसार भर में अकेला ऐसा प्राणी है जो भाषा का प्रयोग करना जानता है। बोली यानी डायलेक्ट, जहां शब्दों में क्षेत्रीयता की झलक स्पष्ट देखने को मिले, उसे बोली कहा जाता है। अर्थात भाषा बोली का एक क्षेत्रीय रूप है। किसी क्षेत्र में वहां के लोगों द्वारा बोलने में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे बोली कहते हैं। साधारणतः बोली का प्रयोग मौखिक रूप से ही किया जाता है। उपभाषा, जब बोली को लिखित रूप प्रदान कर दिया जाता है तब उसे वो भाषा कहा जाता है। साहित्य निर्माण के लिए बोली का प्रयोग साहित्यकारों ने विभिन्न भाषाओं में प्राचीन काल से ही करना जारी रखा है और इसी का परिणाम है कि हमें इसका भली भांति ज्ञान है। साहित्यकारों द्वारा प्रयोग किए जाने के कारण भोजपुरी, मैथिली, अवधी और ब्रज भाषा का एक उपभाषा के रूप में विकास हो चुका है। क्षेत्रीय भाषा का मौखिक रूप बोली और उसका लिखित रूप जो कि साहित्य सृजन के लिए प्रयोग किया जाता है उपभाषा कहलाती है। सूरदास ने सूरसागर, तुलसीदास ने रामचरितमानस आदि कृतियों में उपभाषाओं के सुप्रसिद्ध उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। लिपि यानी कि स्क्रिप्ट, किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप से देने के लिए प्रायः कुछ चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं। व्याकरण में इन्हीं चिन्हों को व्यवस्थित रूप से लिखना लिपि कहलाता है। लिखने में प्रयोग किए गए चिन्हों को लिपि चिन्ह कहा जाता है। आपको विश्व की कुछ अन्य भाषाओं और उनकी लिपियों का भी ज्ञान होना चाहिए। आओ कुछ और लिपियां और भाषाओं को जानें। जैसे कि भाषा है संस्कृत और उसकी लिपि है देवनागरी, फ्रेंच की लिपि है रोमन, जर्मन की लिपि है रोमन, अंग्रेजी की लिपि है रोमन, मराठी की लिपि है देवनागरी, उर्दू की लिपि है फारसी व अरबी, पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, बांग्ला की लिपि है बंगला। नोट, संसार में केवल एक ऐसी लिपि है जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। वह लिपि उर्दू की अरबी व फारसी मिश्रित लिपि है। उपभाषाएं, अध्ययन के महत्व को ध्यान में रखते हुए हिंदी की उपभाषाओं को 5 भागों में बांटा गया है। पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली यानी कुलई और मंडियाली। बिहारी हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, मगही। पूर्वी हिंदी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी। पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी एवं बुंदेली।
राजस्थानी हिंदी, मेवाड़ी, हड़ौती, मारवाड़ी। हिंदी भाषा एक परिचय। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ है, इसलिए संस्कृत हिंदी की जननी कही जाती है। हिंदी को अपना वर्तमान रूप रंग पाने के लिए सैकड़ों मापदंडों से होकर गुजरना पड़ा है। हिंदी का व्यापक प्रचार प्रसार होने के कारण यह विभिन्न आंदोलनों, क्रांतिकारियों और समाज सेवकों की भाषा रही है। संविधान में हिंदी सहित 18 भाषाओं को मान्यताएं प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त 14 सितंबर 1949 को इसे अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राजभाषा का दर्जा भी दिया गया था। संविधान की अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उर्दू, तमिल, हिंदी, गुजराती, कश्मीरी, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, असमिया, कन्नड़, मलयालम, सिंधी, कोंकणी, संस्कृत, उड़िया, मणिपुरी और नेपाली। अपने देश में हिंदी राज्यों के अतिरिक्त गैर हिंदी राज्यों में भी हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ है, जैसे केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, त्रिपुरा आदि। अब हिंदी भाषा ने देश की सीमाओं को भी लांघना शुरू कर दिया है, जैसे मॉरिशस, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया, फिजी आदि देशों में हिंदी का काफी प्रसार हुआ है। आज हिंदी विश्व की दूसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा है। ये भाषा की लोकप्रियता का ही परिणाम है कि इसकी अपनी तकनीकी और पारिभाषिक शब्दावली है, जिसके कारण आज तकनीक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सभी किताबें हिंदी में अनुदित करने की व्यवस्था की जा रही है। बच्चों, अब आ जाते हैं व्याकरण और भाषा पर। व्याकरण भाषा के लिए नए आयामों और नियमों का गठन करता है, जिनमें बनकर भाषा स्वयं परिपक्वता महसूस करती है। व्याकरण के ही माध्यम से वर्तनी, वाक्य रचना और उच्चारण में विशेष सुधार होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भाषा समय समय पर अपने रूप और आकार में बदलाव करती है। ठीक इसी प्रकार के परिवर्तन उसके व्याकरण में भी होते हैं, जिनसे उसमें और ज्यादा परिपक्वता आ जाती है और पाठकों के लिए भाषा और व्याकरण दोनों ही रुचिकर बन जाते हैं। भाषा का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करने के लिए व्याकरण की आधारशिला रखी गई है। व्याकरण के महत्व को ध्यान में रखते हुए उसे 3 भागों में बांटा गया है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण की भूमिका। व्याकरण भाषा को नियमबद्ध करके भाषा को यह अवसर प्रदान करता है कि वह अपने रूप रंग को सुदृढ़ और विकसित करने के लिए व्याकरण को अपना ले। अतः भाषा स्वयं को विकसित करने के लिए व्याकरण का प्रयोग करती है। आज व्याकरण उन नियमों का प्रचार प्रसार करके हिंदी भाषा के मानकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत में वर्ण और वर्तनी से संबंधित कौन कौन से नियम तय किए गए हैं, इसके बारे में हम विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। याद रखने योग्य। ऐसे साधन को जो एक मनुष्य का संपर्क दूसरे मनुष्य से मौखिक रूप में करवाता है, भाषा कहा जाता है। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी भाषा सहित संविधान में 18 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। उर्दू अकेली ऐसी भाषा है जिसकी लिपि अरबी और फारसी का मिश्रित रूप तो है ही, साथ में इसे दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास पर। बच्चों, अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।